जय हिंद। मैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा हूँ। कई महीनों से इस देश में रफ़ाल के बारे में बहुत बवंडर हो रहा है, बहुत तूफ़ान चल रहा है। मैं आपके सामने सत्य क्या है और असत्य क्या है वो सामने रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब हम प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें बहुत बिंदु हैं जो प्रोक्योरमेंट को अफेक्ट करती हैं। पहला कि ज़रूरत क्या है, दूसरा प्रोक्योरमेंट का रास्ता क्या है, तीसरा क्वालिटी फैक्टर क्या है, चौथा क्वांटिटी फैक्टर क्या है, पांचवा कीमत की का बिंदु है, छठा ऑफसेट वैल्यू और उसके डायमेंशंस क्या हैं, सातवां डिलीवरी पीरियड, आठवां पोस्ट सेल कमिटमेंट क्या क्या है, नौवां कि जिस सोर्स से हम ले रहे हैं उसकी विश्वसनीयता क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, दसवां मेरा प्रश्न कांग्रेस को, और 11वां मेरा प्रश्न पूरे देशवासियों से। अब आते हैं कि ज़रूरत क्या है। इंडियन एयरफोर्स को 42 फाइटर जेट एयर स्क्वाड्रन्स ऑथराइज्ड है। आज की तारीख में 31 उनके पास होल्डिंग है, 31 एयर स्क्वाड्रन। उसमें से तो 11 तो यही कम हो गए, और उसमें से 14 स्क्वाड्रन जो हैं उस मिक्स है, मिग 21 के और 27 के, मिग 27 के और 29 के। 6 स्क्वाड्रन मिग 21 के निकटतम भविष्य में 2022 तक सर्विस से बाहर निकल जाएंगे। तो डेफिशिएंसी में 6 और आप जोड़ दीजिए तो 11, 6, 17, ऑथराइज्ड 42, और ये गिर जाएगा आपका, आ जाएगा होल्डिंग 25 फाइटर जेट एयर स्क्वाड्रन्स पे। कितनी दयनीय अवस्था है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हम दोनों देश से इतने परेशान हैं, दोनों दुश्मनों से, पाकिस्तान और चीन से, और हमारी ऑथराइजेशन लेवल ही पूरी नहीं की गई है। अब मैं आता हूं कुछ ऐसे ऐसे बिंदुओं पे जहां की ज़रूरत के बारे में मैं कहना चाहता हूं। चीन ने 2004 और 2014 के बीच में 400 फाइटर जेट एयर स्क्वाड्रन्स, फाइटर जेट्स अपने एयरफोर्स में दाखिल किया है। 400 2004 और 2014 के बीच में हमने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने F-16 डबल कर लिया है उसकी नंबर अपने एयरफोर्स में, हमने एक भी फाइटर जेट नहीं लिया है। पिछले 17 साल से हमने कोई फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को नहीं दिया है। तो इस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का क्या मकसद था कि डेफिशिएंसी को कम करो और उत्तर ढूंढो चीन के J-20 का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और पाकिस्तान के जो F-16 का जो डबल हो गया है स्ट्रेंथ, उसके लिए उत्तर ढूंढो। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल धनुआ ने ये फैसला लिया और अपने टैक्टिकल डॉक्ट्रिन को रीडिफाइन करते हुए कहा, सरकार को कहा कि आप मुझे 36 एयरक्राफ्ट दीजिए, एक पाकिस्तान फ्रंट के लिए, एक चीन फ्रंट के लिए। तो ये तो यूज़र ने, इस्तेमाल करने वाले ने मांगा है। यदि यूज़र 36 मांग रहा है तो आप 37 नहीं कर सकते। यदि सरकार 37 करती है तो फिर प्रश्न उठेगा कि जब यूज़र ने 36 मांगा तो आप 37 क्यों दे रहे हैं। तो एक और बात बिंदु ये है कि जब हम मिग 21 को हम रिप्लेस 45 ईयर्स से नहीं किए हैं, तो वक्त का तकाजा था कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करा के वो एयरक्राफ्ट को जल्दी से जल्दी हम 2020-2022 तक जो हम दे सकते हैं एयरफोर्स को, वो जल्द से जल्दी प्रोक्योर करके दिया जाए। हम मेथोडोलॉजी पे आते हैं। मेथोडोलॉजी जो मिलिट्री प्रोक्योरमेंट का होता है वो 2 रास्ता है, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी, और दूसरा है गवर्नमेंट G2G बेसिस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस, या FMS रूट उसको बोलते हैं, फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट। G2G बेसिस में करप्शन, भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सरकार और सरकार के लेवल पे ये बिजनेस डील हो रहा है। अब हम क्वालिटी पे आते हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि रफ़ाल विश्व का सबसे बढ़िया जेट, फाइटर जेट है। आपको 2 सुखोई 30 चाहिए एक F-16 को टैकल करने के लिए, और आपको 2 F-16 चाहिए एक रफ़ाल को टैकल करने के लिए। तो आप देखिए कि रफ़ाल कितना सुंदर एयरक्राफ्ट है। अब हम क्वांटिटी पे आते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि एयरफोर्स में 22 फाइटर जेट स्क्वाड्रन ऑथराइज है, 31 हेल्ड है, और डेफिशिएंसी 11 स्क्वाड्रन का है। तो 11 स्क्वाड्रन है, एक जेट फाइटर एयर स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयर जेट्स होते हैं। तो यदि डेफिशिएंसी 11 स्क्वाड्रन का 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, तो 198 फाइटर जेट्स बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं यूपीए सरकार से जो उस समय थी
कि आपने 126 फिर खरीदने की कल्पना क्यों की? 198 क्यों नहीं खरीदा? आप यही प्रश्न का तो उत्तर दीजिए जब आप प्रश्न उठा रहे हैं कि 36 क्यों, 126 क्यों नहीं। मैं पूछता हूं 198 क्यों नहीं, 126 क्यों? मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। अब मैं आता हूं एनडीए के 36 खरीदने के पीछे राशनेल। पहली बात, इस्तेमाल करने वाले यूज़र ने, इंडियन एयरफोर्स ने मांगा है 36। दूसरी चीज़ कि उन्होंने कहा है कि हमें एक पाकिस्तान फ्रंट के लिए चाहिए और एक चाइना फ्रंट के लिए चाहिए। तीसरी बात कि ये सच है कि 5 से 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी में सुधार आता है, इजाफा होता है। तो यदि हम एक ऐसी चीज़ ले लें जो निकटतम भविष्य में 5 साल 6 साल में टेक्नोलॉजी पुराना हो जाए, ये बुद्धिमत्ता है? या लिमिटेड क्वांटिटी अभी खरीदें और बाद में जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसको एयरफोर्स को दिया जाए, ये बुद्धिमत्ता है? इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अब मैं आता हूं प्राइस पे। देखिए, प्राइस जो है, प्रोक्योरमेंट में जो हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस, राइट प्राइस क्या है? राइट प्राइस वो कहा जाता है प्रोक्योरमेंट में जो सही क्वालिटी, राइट समय पे, राइट क्वांटिटी में, राइट डिलीवरी पीरियड में, राइट मेंटेनेंस सपोर्ट, ये सब राइट्स यदि सही हैं तो वो जो प्राइस बनता है, राइट वेपनरी का इस्तेमाल, राइट कम्युनिकेशन सिस्टम का, स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसका इनकॉर्पोरेशन, ये सब जो राइट्स यदि हैं अवेलेबल, तो ये सब का जो जोड़ होता है, जो जोड़ निकलता है, वही राइट प्राइस है। अब मैं आता हूं बेसिक फ्रेम पे। दूसरी बात, बेसिक फ्रेम पे हम बात करें तो जब हम कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट, जैसे अभी रफाल की बात है, तो पहला होता है कीमत बेसिक फ्रेम का, उसके बाद कीमत होता है एड-ऑन्स का, उसके बाद होता है स्पेशल कमिटमेंट्स का, उसके बाद क्या वेपनरी, उसमें क्या मिसाइल सिस्टम डाल रहे हैं उसका, उसके बाद एस्केलेशन फैक्टर का डायमेंशन भी होता है। ये सब जुड़ के टोटल प्राइस बनता है। अब मैं बेसिक फ्रेम में आता हूँ। बेसिक फ्रेम का 2008 में यूपीए ने फिक्स किया था 536 करोड़ और एस्केलेशन फैक्टर रखा था 3.91%, 3.9% एवरी ईयर। इस आधार पर यदि आप कैलकुलेट कीजिए तो यूपीए सरकार का कॉस्ट 2016-17 में बनता है 737 करोड़ और एनडीए गवर्नमेंट ने खरीदा है 670 करोड़ में। 67 करोड़, 67 करोड़ का बचा फ़ायदा है पर फाइटर जेट। इंटू 36 कीजिए तो 2412 करोड़ का सरकार का फ़ायदा है। और डसाल्ट के चेयरमैन एरिक टेपर ने कहा है कि एनडीए सरकार ने 9% सस्ता हमसे खरीदा है फाइटर जेट बेसिक फ्रेम पे, 9%। वो चेयरमैन बोल रहा है ऑन रिकॉर्ड। अब मैं कहना चाहता हूं कि हर एक प्राइस एड-ऑन्स के लिए या जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्टर्स बताया उसके लिए कीमत होती है। आप कार खरीदने जाइए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि यदि आप यदि इनोवा का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। इनोवा में जो बेसिक मॉडल है वो है 15,75,000 का और हाईएस्ट मॉडल है 22,80,000 का। तो कोई यदि बेसिक मॉडल खरीदता है 15 लाख में या कोई 22 लाख वाला खरीदता है तो लोग कहेंगे ये तो धांधली हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। भाई, आपको समझना पड़ेगा कि बेसिक फ्रेम के साथ और क्या क्या आप खरीद रहे हैं। प्राइस उस पर मुकर्रर होता है और बेसिक प्राइस पे भी तो आप लड़ाई हार रहे हैं, उसमें भी आपके बात में दम नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब हम आते हैं अगले बिंदु पे। अगला बिंदु ये है कि ऑफसेट क्लॉज। ऑफसेट क्लॉज का यदि आप देखें तो मिस्टर आर राघवन, जूम कीजिए, मैं ये दिखाना चाहता हूं, जूम कीजिए। मिस्टर आर माधवन जो चेयरमैन हैं एचएएल के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, उन्होंने इंटरव्यू में यह दिया है कि हम लोग वी आर नॉट इन ऑफसेट, प्लीज डोंट ब्रिंग एचएएल इनटू रफाल डील रो। ये उन्होंने कहा है कि हम ऑफसेट बिजनेस में नहीं हैं। जब चेयरमैन एचएएल का कह रहा है कि हम ऑफसेट बिजनेस में है ही नहीं, तो ये राहुल गांधी क्या मुद्दा उठा रहे हैं कि एचएएल को उसका हक नहीं मिला? जो उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है बोलता हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसमें है ही नहीं, इस धंधे में। जो डॉक्टर है ही नहीं उसको आप ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हो। अब मैं आता हूं एक और बिंदु पे। वो बिंदु ये है कि वो बिंदु है जो ऑफसेट की हम बात कर रहे हैं वो इस तरह से है कि
ऑफसेट का जब डीपीपी रिवाइज हो रहा था तो ऑफसेट का क्लॉज किसने अमेंड किया? यूपीए गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को बोला कि प्राइवेट कंपनी भी ऑफसेट पार्टनर बन सकती है। जब आपको एचएल की इतनी चिंता थी तो आपने प्राइवेट कंपनी को क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि आपकी सोच थी कि संजय भंडारी का भला हो जाए, उसके कंपनी को मिल जाए। और संजय भंडारी रॉबर्ट वाड्रा में दोस्ती सबको पता है, और संजय भंडारी भागा हुआ हिंदुस्तान से लंदन में, वो सबको पता है। ये आपकी सोच थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो अब आपके पेट में दर्द हो रहा है। दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने एचएल का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 35 साल में क्या किया, मुझे बताया जाए। एचएल की प्रोडक्शन कैपेसिटी 6 से 8 तेजाज का है पर ईयर, क्यों नहीं बढ़ाया गया उसको? यूपीए ने 40 तेजाज का ऑर्डर दिया था 1983 में एचएल को, 35 साल हो गए, अभी तक तेजाज इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिला है। और आप बात कर रहे हैं कि रफाल का काम उसको मिलना चाहिए। जो तेजाज नहीं बना सका, पूरी तरह से 35 साल में डिलीवर कर चुका, आपको 40 साल चाहिए रफाल के लिए कि इंडियन एयरफोर्स को 40 साल के बाद मिले? 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने स्वर्ण एफिडेविट में कहा है और कोर्ट में सबमिट किया है, और एचएल को दोषी ठहराया है कि मिग 21 के जितने एक्सीडेंट हुए हैं उसके लिए एचएल जिम्मेदार है। आप उस एचएल को देना चाहते हैं रफाल ऐसे एयरक्राफ्ट का काम? 2012 में एंटनी ने एक मीटिंग एचएल पे रखा था पार्लियामेंट्री कमेटी का, और सब्जेक्ट था, विषय था कि क्यों डिले हो रहा है तेजाज सप्लाई में। तो उन्होंने कहा था कि बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिलेज ऑफ तेजाज वी हैव टू परफोर्स कंटिन्यू विथ मिग 21। ये एंटनी ने कहा था। जब इतनी देरी एचएल कर रहा है, हम इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के चीज़ के बिंदु के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब एक और हम पॉइंट पे आते हैं कि यदि हम ऑफसेट का एक और बिंदु देखें तो कहा जा रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट ने रिलायंस डिफेंस का मदद किया है, और 30,000 करोड़ का फ़ायदा पहुंचाया है। इस पर मैं कहना चाहता हूं, टोटल डील है 59,000 करोड़ का, और 50% उसका वैल्यू लगाइए तो हो गया 29,500 करोड़, राउंड अप कीजिए 30,000 करोड़। ये मैं जूम करके दिखाना चाहता हूं कि एरिक टेपियर ने कहा है, जूम प्लीज। एरिक टेपियर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डसॉल्ट, ने कहा है रिलायंस डिफेंस को सिर्फ 3% ऑफसेट वैल्यू का मिलेगा। 30,000 का 3% होता है 900 करोड़, उसको 870 करोड़ मिल रहा है। डसॉल्ट ने यह भी कहा है कि 100 कंपनियां हैं जिसके उसके साथ बातचीत हो रही है। तो पूरा 30,000 का 30,000 करोड़ अनिल अंबानी को कैसे मिलेगा, और बाकी 99 क्या करेंगे, घास बेचेंगे? यह प्रश्न उठता है। रिलायंस डिफेंस को तो खाली 870 करोड़ मिल रहा है, 22,000 करोड़ किसको मिल रहा है? उसके बारे में क्यों नहीं कांग्रेस बात कर रही है? प्रश्न यह उठता है। एक और बात मैं कहता हूं कि रफाल जनवरी 2012 में L1 हुआ था, लोएस्ट बिडर हुआ था, और रफाल जेवी अनाउंस किया था रिलायंस डिफेंस के साथ फरवरी 2012 में। 2013 में बेंगलुरु एयर शो में एरिक टेपियर सीईओ ने रफाल के कहा था कि रिलायंस डिफेंस हमारा ऑफसेट पार्टनर होगा। एक और बात कि जब L1 आपने जनवरी 2012 में घोषित किया, 2014 तक सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं दिया? वो क्या बात थी, क्या गोपनीयता थी, क्या रहस्य था जिसकी वजह से आपने सप्लाई ऑर्डर नहीं प्लेस किया? पर्दे के पीछे क्या होना था और क्या नहीं हुआ जिसके वजह से सप्लाई ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ? ये सब प्रश्न उठता है जिसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। अब मैं आता हूं, कांग्रेस से मेरे कुछ प्रश्न हैं। मेरी अपनी सोच है कि कांग्रेस की अप्रोच रही है कमीशन नहीं तो प्रोक्योरमेंट नहीं। दूसरी चीज कि जब RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 2001 में निकला था, और RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 2007 में फाइनलाइज हुआ था, 6 साल क्यों लग गए? RFI से RFP पहुंचने में 6 साल क्यों लगे? अप्रैल 2011 में जब टेंडर बहुत आगे बढ़ चुका था तो एंटनी ने क्यों लिखा री एग्जामिन द केस? वो क्या कारण था? जनवरी 2012 में यूपीए रफाल को सेलेक्ट किया, सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ?
एयर वाइस मार्शल सिन्हा साहब जो सीएनसी के कमेटी के मेंबर थे, कमर्शियल नेगोशिएशन कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने कहा है कि 126 फाइटर जेट का प्राइस फ्रीज ही नहीं किया गया था, 18 पे बातचीत हुई थी। जब जिस चीज़ का प्राइस ही आपने फ्रीज नहीं किया, जिस चीज़ का प्राइस ही नहीं पूरी तरह से फैसला दिया, उसको आप तुलना के रूप में कैसे ला सकते हैं? आपके पास, एंटनी ने कहा था मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए हम खरीदने नहीं। 126 का पैसा, 18 का पैसा नहीं था तो 126 का ग्लोबल टेंडर क्यों किया? जब मॉडर्न आर्मी 30-40-30 कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं, आपने 30-40-30 कॉन्सेप्ट क्यों नहीं फॉलो किया? 17 साल से फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को क्यों नहीं दिया? एक भी स्टेट ऑफ द आर्ट क्यों नहीं जेट दिया? उसके बाद जब डेफिशिएंसी था 11 स्क्वाड्रन का, तो क्यों नहीं डेफिशिएंसी ये पूरा किया? मेरे देशवासियों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप कहेंगे कि मैं आपसे प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ? मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है, आपका भी बहुत एक अहम रोल है देश को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए। फौज तो बॉर्डर को सुरक्षित कर रही है, लेकिन देश को आंतरिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित करना में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि आप एक बटन दबा के सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देश के सुरक्षा के संबंधित हर एक पहलुओं पे जो मैं भी टिप्पणी कर रहा हूँ, उस पे आप चिंतन कीजिए कि जब आप बटन दबाते हैं तो किस पार्टी के लिए दबाएं जो राष्ट्र को पूरी तरह से सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ये फैसला आपको लेना पड़ेगा, और यदि आप सही फैसला नहीं लिए तो फौज को सही टाइम पे सही इक्विपमेंट नहीं मिलेगा और देश सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो मेरे देशवासियों, आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक बनता है कि वो ऐसी हरकत करे कि फौज को डिनाई करे सही मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई सही वक्त पे? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फौज के मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट पे उसमें इंटरफेयर करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए क्या राइट बनता है? मेरा तीसरा प्रश्न, क्या नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ड्रामेटिक्स कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, वो ज़रूरी है? आप राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच से प्रभावित होंगे या इस नौटंकी से प्रभावित होंगे, ये आपने फैसला करना है। एक और बिंदु कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अहम है, या जो राजनीतिक लोग अपना राजनीतिक मुद्दा से ये सब उठा रहे हैं, बवाल कर रहे हैं और प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप भोले भाले मेरे भाइयों, आप उनके जाल में फंस जाते हो और उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जब आप एक कड़ा संदेश दोगे कि आप उनके बहलावे में नहीं आओगे, तो ये मुद्दा उठना ख़त्म हो जाएगा और राष्ट्र के फ़ौज को सही समय पे सही इक्विपमेंट मिलेगा। यही वक्त का तकाजा है, यही आपका रोल है मेरे देशवासियों। इसीलिए आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो इस पूरे प्रोसेस में, और अब आप अपनी महत्ता समझो, अपना रोल समझो। आप नहीं समझोगे और सही रोल नहीं करोगे तो ये देश बहुत भयंकर दिशा में आगे बढ़ जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है कि क्या राहुल गांधी ऐसे लोग जो झूठ के आधार पे देश में इतना बवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या एक आदमी झूठ बोल सकता है उसको कुछ नहीं हो? इस देश की जो पॉलिटिकल वायुमंडल है, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, वो ऐसा है कि मेरा नहीं ख्याल है कि पॉलिटिकली उनको कोई सज़ा मिलेगा, जुडिशरी से कोई सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी सोच है। सज़ा देने वाला सिर्फ मेरे भाई, सिर्फ आप हो, और आप सज़ा दे सकते हो। और जब आप सज़ा दोगे तो ऐसा कड़ा संदेश जाएगा कि भविष्य में कोई मुंह उठाने की और मुंह खोलने का हिम्मत नहीं करेगा।
इसलिए अब आप अपनी शक्ति को पहचानो और कड़ा से कड़ा संदेश इन राजनीतिकों को दो जो झूठ के आधार पे फौज का हक छीन रहे हैं। क्या राहुल गांधी ऐसे आदमी को यह हक मिलता है कि वो बाधा बन के एयरफोर्स के जो सबसे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है उसके लिए बाधा बन के बीच में खड़ा हो जाए? अब मैं आता हूं कि इस तरह का प्रोक्योरमेंट जब उसमें देरी होती है तो राष्ट्र के सुरक्षा पे, फौज पे और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पे क्या असर होता है। सबसे पहले जब ये देरी होती है और फौज को या इंडियन एयरफोर्स को उसका हक नहीं मिलता तो देश की सुरक्षा खतरे में आती है, पहला पॉइंट। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि दोषी है एक पॉलिटिशियन, दोषी है एक पॉलिटिकल पार्टी, और विक्टिम कौन है? विक्टिम हो जाती है फौज। पाप करे कोई, भोगी हो कोई और। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? लोग सत्ता के लोभ में गेम खेलते हैं और फौज को इक्विपमेंट नहीं मिलता। इसका मैं उदाहरण दूंगा। बोफोर्स स्कैम के बाद 30 साल लग गए, उसके बाद एनडीए सरकार ने M777 हॉविट्जर गन इंडियन आर्मी की आर्टिलरी को दिया। 30 साल ये विक्टिम होता है ये फौज। 30 साल तक कोई गन फौज को नहीं दिया गया, खाली बोफोर्स के चक्कर में। 17 साल से इंडियन एयरफोर्स को कोई फाइटर जेट नहीं दिया गया है। लास्ट फाइटर जेट दिया गया था सुखोई 30। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है कि MiG-21 45 साल से सर्विस में है एयरफोर्स के, 30 साल से फौज को आर्टिलरी गन नहीं मिला, 17 साल से फाइटर जेट नहीं मिला इंडियन एयरफोर्स को? क्या ये सही है? क्या हम सही माने में जस्टिस कर रहे हैं फौज के साथ? हम उनसे फौज से 100% एफिशिएंसी चाहते हैं। क्या हम उनको 100% इक्विपमेंट दे रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट? प्रश्न ये उठता है। एक और जो बहुत ख़राब असर पड़ता है कि जब इस तरह की मिलिट्री परचेजेज होती है तो जो ब्यूरोक्रेसी हैं, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सदस्य हैं, ब्यूरोक्रेट्स, वो सेव माई स्किन, मेरा स्किन बचा रहे, मैं ना फंसूं, तो डमाडोल स्थिति रहती है। फाइल पे बैठते हैं, इररेलेवेंट स्टेट में ऑब्जर्वेशंस रेज करते रहते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि सही वक्त में प्रोक्योरमेंट होता नहीं है। कांग्रेस ने 12 साल लगा दिया, फिर भी रफाल का सप्लाई ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाए। जब इस तरह के एक नॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस 7 से 8 साल और 10 साल लगता है फौज को, मतलब टेंडर निकालने के बाद या फर्स्ट स्टेप लेने के बाद 6 से 7 साल। क्या ये सही है? 6 से 7 साल, 8 साल में तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाता है। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी पे, जो मोराल पे और जो भय उनके मन में आता है, उसका एक और कारण है प्ले सेफ सिंड्रोम। हम बचे रहें, हम न फंसें, मेरा टेन्योर किसी तरह से शांतिपूर्ण निकल जाए। जब ये प्रोक्योरमेंट होगा ही नहीं तो मेरे पे उंगली कौन उठाएगा? एक जवान -50 -60 में सियाचिन में अपने उंगली कटवाता है, शरीर के अंग कटवा के लाता है। यदि वो भी इसी सोच से ग्रसित हो जाए कि देश जाए गड्ढे में, मेरा अंग न कटे, तो देश का मेरे क्या होगा? देशवासियों बताइए आप। एक ब्यूरोक्रेट अपना स्किन बचाने के लिए फौज को डिनाई करता है सही टाइम पे मिलिट्री इक्विपमेंट देने से। फौज के नौजवान और जवान और ऑफिसर्स यही सोचने लगे तो देश का क्या होगा मेरे भाइयों? प्रश्न ये उठता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे जो ब्यूरोक्रेसी भयभीत है बोल्ड डिसीजन लेने से, राष्ट्र हित में डिसीजन लेने से, आर्म्ड फोर्सेस के हित में डिसीजन लेने से, जल्दी प्रोक्योरमेंट करने के हित में, वो ऐसा प्रोसेस बनाना पड़ेगा। और मेरा सरकार को सुझाव है कि जब
कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी के अप्रूवल के जस्ट पहले एक ऐसा मीटिंग रखा जाए जहां प्रोक्योरमेंट के हर पहलू को डिस्कस किया जाए, और उसमें ब्यूरोक्रेसी तो 3 C's से डरती है, कैग, सीबीआई और सीवीसी। ये 3 C's से ब्यूरोक्रेसी बहुत डरती है कि पता नहीं रिटायरमेंट के बाद कब कटघरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा। तो ये 3 C's के सदस्य को आप सदस्य बनाइए और उस मीटिंग में हर एक पहलू पे डिस्कशन हो और सब कुछ रिकॉर्ड किया जाए। जब ऐसा होगा तो 3 C's की जो तलवार इनके ब्यूरोक्रेसी के गर्दन पे नज़र आता है, वो तलवार नहीं रहेगा। लोग बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे। ये वक्त का तकाजा है। यदि आप आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पे हैं और आप ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मौत होगा। मेरे देशवासियों, फ़ौज को ऐसे हालत में मत पहुंचा दीजिए कि 100% एफिशिएंसी आपको दे ना पाए। दुश्मन यही तो चाहते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो इन फाइटिंग होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या असर पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुश्मन बहुत खुश होते हैं जब हम आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। दुश्मन बहुत खुश होते हैं जब एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने तरफ तोड़ने की कोशिश करते हैं। दुश्मन बहुत खुश होता है, चाइना बहुत खुश होता है जब राहुल गांधी चीन जाता है और उसके इशारे पे कहता है कि जो टेक्निकल डिटेल्स है उसको पब्लिक डोमेन में लाओ, क्योंकि चीन डरता है कि राफेल और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है कि साउथ एशिया में मिलिट्री पावर सेंटर हिंदुस्तान के फेवर में पक्ष में हो जाएगा। इसीलिए किसी तरह चाहता है कि राफेल न खरीदा जाए। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो राष्ट्र हित में नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। फौज को सही वक्त पे सही इक्विपमेंट मिले, स्टेट ऑफ द आर्ट, यही वक्त का तकाजा है। मॉडर्न आर्मी जो 30-40-30 कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं, 30 पुराना टेक्नोलॉजी, 40 करंट टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट 30 स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, उसको हमको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप एक फ़ौज को, सिपाही को या एयरफोर्स पायलट को एक चक्कू या एक 3rd क्लास फाइटर जेट मत दीजिए। तब यदि देश लेट डाउन होता है तो इसमें फ़ौज का कोई दोष नहीं होगा और इसके लिए हम और आप सब जिम्मेदार होंगे। तो अंत में आपसे मैं कहता हूँ, आप सरकार बनाते हो, गिराते हो, कृपया करके मैंने जो बात बोला है उस पर चिंतन कीजिए और आप इस जो व्यवस्था का मैं सोल्यूशन बताया हूँ उसको बनाने में मदद कीजिए। आप आवाज़ उठाइए। मेरा विश्वास है जब आप आवाज़ उठाएंगे तो सरकारें सुनेंगी। जय हिंद।